हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, ऐसे चुनिंदा प्रश्न लेकर आए जो आपके आने वाले एग्जाम में सीधे सीधे पेपर में छपेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिए। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है जापान की संसद का नाम क्या है। आपसे पूछा कि जापान की संसद का नाम क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डाइट। डाइट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जापान की संसद का नाम जो है डाइट है। जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। इसका पूरा नाम द नेशनल डाइट ऑफ जापान है। बाकी जापान की राजधानी एग्जाम में पूछता है तो जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है। बाकी विकल्पों की बात करें तो फेडरल असेंबली जो दिया हुआ है या स्विट्जरलैंड की संसद का नाम है, कांग्रेस या अमेरिका की संसद का नाम है, और पार्लियामेंट या सामान्य शब्द है, लेकिन ब्रिटेन की संसद का नाम विशेष रूप से पार्लियामेंट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा इनमें से कौन सा अलकनंदा और मंदाकिनी का प्रयाग माना जाता है। आपसे पूछा कि इनमें से कौन सा अलकनंदा और मंदाकिनी का प्रयाग माना जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रुद्रप्रयाग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रुद्रप्रयाग वह स्थान है जहां अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है, इसलिए इसे पंच प्रयागों में शामिल किया जाता है। उत्तराखंड के 5 प्रयाग विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग परीक्षा में अक्सर एक साथ पूछे जाते हैं प्रश्न। देव प्रयाग में भगीरथी और अलकनंदा, भगीरथी प्लस अलकनंदा मिलती है और यहीं से गंगा बनती है। सबसे कॉमन कंफ्यूजन पॉइंट है जो है देव प्रयाग में भगीरथी और अलकनंदा मिलती है और यही गंगा बनती है यहीं से। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताइए इसका आंसर क्या है। तो इब्न बतूता मोरक्को का था या एकदम सही है। ऑप्शन ए जो दिया हुआ है या एकदम सही है। ऑप्शन बी मार्को पोलो इटली का निवासी था या भी सही है। नूनीज पुर्तगाल का था या भी सही है। अब्दुल लज्जाक तुर्की दिया हुआ है तो यह विकल्प जो है गलत है। आपको गलत विकल्प छांटना तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इब्न बतूता मोरक्को से था। मार्को पोलो जो इटली वेनिस से था। अब्दुल लज्जाक जो थे पर्सिया ईरान से था ना कि तुर्की से। अब्दुल लज्जाक जो था ये पर्सिया से था ना कि तुर्की से, तो यही विकल्प जो था गलत था। और नूनिश की बात करें तो यह पुर्तगाल से आए यात्री थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा किस खनिज को बड़ी सनसाइन के रूप में जाना जाता है। आपसे पूछा है किस खनिज को बड़ी सनसाइन के रूप में जाना जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। या अभी जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था वहां यह प्रश्न पूछा गया था, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कोयला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कोयला को बड़ी सनसाइन कहा जाता है क्योंकि यह लाखों साल पहले की वनस्पतियों के दबने और सड़ने से बना है या ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है और बिजली उत्पादन, उद्योग और परिवहन में उपयोग होता है। कोयला जो है भारत का प्रमुख ऊर्जा स्रोत है। प्रमुख कोयला क्षेत्र जो है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ है। कोयले के प्रकारों की बात करें तो एंथ्रासाइट्स, बिटुमिनस, लिंगानाइट ये सब कोयले के प्रकार हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसे क्या कहा जाता है। आपसे पूछा कि ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसे क्या कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दिहांग कहा जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तिब्बत में यह नदी तांग्सपो या यारुलुंगर तांग्सपो कहलाती है। तिब्बत में जो है नदी जो है तांग्सपो या यारुलुंग तांग्सपो कहलाती है। जब यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती तो इसे दिहांग कहा जाता है। इसके बाद असम में प्रवेश करने पर इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं लोहित, सुबनसिरी, मानस, दिबांग आदि। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा हिडनबर्ग रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित थी। आपसे पूछा कि हिडनबर्ग रेखा जो है किन दो देशों के मध्य स्थित थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी और पोलैंड के बीच। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हिडनबर्ग रेखा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने पश्चिम मोर्चे पर बनाई थी। या रक्षात्मक सैन्य रेखा थी जो जर्मनी की सीमा से फ्रांस और बेल्जियम तक फैली थी। युद्ध के बाद वर्साई की संधि के अंतर्गत जर्मनी को यह क्षेत्र छोड़ना पड़ा। सामान्यतः इसे जर्मनी और पोलैंड के बीच की ऐतिहासिक सीमा से जोड़ा जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो कनाडा और अमेरिका इसके बीच की सीमा 49वां
समांतर कहलाती है। फ्रांस और इंग्लैंड इसके बीच समुद्र है। डोवर जलभूमध्य कोई हिडनबर्ग रेखा नहीं है। ब्रिटेन और आयरलैंड की बात करें तो इसके बीच की सीमा आयरिश सीमा कहलाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सा प्रावधान सही तरीके से जोड़ा गया है। आपसे पूछा कि इनमें से कौन सा प्रावधान सही तरीके से जोड़ा गया, मतलब सही विकल्प को आपको पहचानना है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जीवन और स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 से संबंधित है। अनुच्छेद 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा देता है। अनुच्छेद 23 जो दिया हुआ है ऑप्शन डी जो बाल संधि या मानव, अनुच्छेद 23 जो दिया हुआ है या मानव, अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी से संबंधित है और अनुच्छेद 24 जो है बाल श्रम से संबंधित है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। आपसे पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जॉर्ज वॉशिंगटन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। उन्होंने 1789 से 1797 तक राष्ट्रपति पद संभाला। उन्हें फादर ऑफ द नेशन यानी कि राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। अमेरिका संविधान लागू होने के बाद वे पहले निर्वाचित राष्ट्रपति थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा। हाँ, वर्तमान समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान समय में चर्चित नाम डोनाल्ड जॉन ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था। आपसे पूछा कि भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी बाबर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बाबर। बाबर भारत का पहला मुगल सम्राट था जिसने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। उसने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया। बाबर तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। आपसे पूछा है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कन्याकुमारी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र के बीच एक चट्टान पर स्थित है। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने यहां ध्यान लगाया था। यह भारत के 3 समुद्रों अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर के संगम स्थल पर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विक्टोरिया मेमोरियल कौन से शहर की चमत्कृत वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। आपसे पूछा कि विक्टोरिया मेमोरियल कौन से शहर के चमत्कृत वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित एक भव्य स्मारक है जिसे ब्रिटिश काल में बनाया गया था या क्वीन विक्टोरिया की स्मृति में बनाया गया था या इंडो सैनिक वास्तुकला शैली का प्रमुख उदाहरण है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हुमायूं के उत्तराधिकारी का जन्म निर्वासन काल में हुआ और यह 13 वर्ष की आयु में शासक बना। आपसे पूछा है कि हुमायूं के उत्तराधिकारी का जन्म निर्वासन काल में हुआ और यह 13 वर्ष की आयु में शासक बना, कौन था। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो जाएगा ऑप्शन डी अकबर। इस प्रश्न का राइट आंसर है। अकबर का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में अमरकोट यानी कि सिंध में हुआ था। यह केवल 13 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा। बाद में उसने मुगल साम्राज्य को सबसे मजबूत और विस्तृत बनाया। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी बैंकिंग। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बैंकिंग संघ सूची का विषय नहीं है, समवर्ती सूची का, या बैंकिंग जो है संघ सूची का विषय है, समवर्ती सूची का नहीं। समवर्ती सूची में क्रिमिनल प्रोसीड्यूर आदि आते हैं। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। आपसे पूछा है कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 61। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है या संसद द्वारा संविधान के उल्लंघन पर लागू होता है। दोनों सदनों की विशेष बहुमत से इसे पारित करना होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आपसे पूछा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अनाईमुड्डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनाईमुड्डी केरल के इडुक्की जिले में स्थित है या नीलगिरी पर्वत श्रृंखला यानी कि पश्चिमी घाट का हिस्सा है। इसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर यानी कि 8842 फीट है। इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें, दोद्दा बेट्टा तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। और महेंद्रगिरी की बात करें तो उड़ीसा में स्थित चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटियां नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सी श्रेणी हिमालय की 3 समांतर श्रेणियों में से एक नहीं है। आपसे पूछा है कि कौन सी श्रेणी हिमालय की 3 समांतर श्रेणियों में से एक नहीं है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिमसिक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय की 3 मुख्य श्रेणियां हैं, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। हिमाद्री सबसे ऊंची श्रेणी है जहां स्थायी हिम पाया जाता है और प्रमुख चोटियां स्थित है। हिमसिक कोई वास्तविक भौगोलिक श्रेणी नहीं है, इसलिए यह प्रश्न ट्रिकी बन जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा किस दिनांक को संपूर्ण राज्य में बिहार दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछा है किस डेट में संपूर्ण राज्य में बिहार दिवस मनाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या है। तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है 22 मार्च को। बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि 1912 में इसी दिन बिहार राज्य गठन हुआ था। यह दिन बंगाल से अलग होकर बिहार के एक स्वतंत्र प्रांत बनाने की याद में बनाया जाता है। राज्य स्थापना दिवस से जुड़े प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, तो ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है। आपसे पूछा कि प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स द्वारा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दास कैपिटल एक प्रसिद्ध आर्थिक और दार्शनिक ग्रंथ है, इसे कार्ल मार्क्स ने लिखा और 1867 में इसका पहला खंड प्रकाशित हुआ। इसमें पूंजीवाद की आलोचना और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। यह समाजवाद और साम्यवाद के विचारधारा की नींव मानी जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा। हाँ, बाकी विकल्पों की बात करें तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा है और द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ ने लिखा है, तो ये भी पुस्तक ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहां प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव मौजूद होते हैं उसे क्या कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ट्रिकी प्रश्न है। आपसे पूछा है कि स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहां प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव मौजूद है उसे क्या कहते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी जैवमंडल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जैवमंडल वह क्षेत्र है जहां जीवन संभव है, यानी पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव सभी इसी में पाए जाते हैं। यह स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का संयुक्त क्षेत्र होता है, इसलिए इसे लाइफ सपोर्टिंग जोन कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है लेसाल पुत्र किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। आपसे पूछा कि लेसाल पुत्र किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागालैंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लेसाल पुत्र नागालैंड का पारंपरिक जनजातीय लोक नृत्य है जो यहाँ की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है। यह नृत्य त्योहारों और सामाजिक आयोजनों के दौरान किया जाता है जिसमें पारंपरिक वेशभूषा का विशेष महत्व है। उत्तर भारत के लोग नृत्य जैसे बिहू, पूनंग आदि ये प्रश्न जो आते हैं एग्जाम में पूछते हैं। बिहू बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं। बिहू जो है असम का लोक नृत्य है, यह भी ध्यान रखना है। तो ये थे आपके टॉप 20 जीके जीएस के प्रश्न जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है कि जापान की संसद का क्या नाम है। आपसे पूछा कि जापान की संसद का क्या नाम है, इसके बारे में जो भी कुछ जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जापान के बारे में। और हाँ, देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैंने बीच में आपको टोका नहीं, तो प्लीज आपका काम बनता है कि आप वीडियो को जैसे प्ले करें वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करिए। वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।